हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है कि हमारी 7th क्लास है और 7th क्लास में हम देख रहे हैं हमारे अतीत सेकंड जो हमारी बुक है, यानी कि हिस्ट्री हमारी बेसिकली चल रही है। और इसी में जो है हमारा चैप्टर दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी, ये आपका चैप्टर हम लोगों का शुरू। तो दो चैप्टर तक हम लोग देख चुके हैं, राजा और राज्य को हम लोग देख लिए थे। तो अब दिल्ली को देखते हैं। देखिए, दिल्ली हमेशा ही आपका केंद्र बिंदु रही है। सबने अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करी है, चाहे वो आपका महाभारत में आपका पांडव रहे हों या फिर आपका जो है ये और दूसरे वाले रहे हों। ठीक है, हमेशा सबका यही था कि कैसे आपका दिल्ली पर अपना कब्जा बैठाया जाए, दिल्ली को अपने कब्जे में किया जाए। ठीक, उसके बाद मुगल सल्तनत हो, चाहे आपके प्राचीन समय में को आप देख लीजिए या फिर वर्तमान प्रासंगिक आप देख लीजिए, सबकी नजर दिल्ली पे रहती है। आइए, तो दिल्ली 12वीं और 15वीं शताब्दी तक क्या स्थिति थी, थोड़ा सा गौर करके पढ़ते हैं। हमने अध्याय 2 में देखा है कि कावेरी डेल्टा नदी जैसे बड़े क्षेत्र में केंद्र बन गए थे, क्योंकि कल हमने कौन सा राज्य देखा था? हमने कल कावेरी के बगल में चोल राज्य को हम देख चुके थे। और आपने गौर किया है कि अध्याय 2 में राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली हो रही हो, यानी कि हमने कोई जिक्र नहीं किया दिल्ली का। अब दिल्ली तो राजधानी जिसकी हो रही है उसका जिक्र करने वाले हैं। इसकी वजह से यह दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बनेगी, यानी कि 12वीं शताब्दी से पहले दिल्ली में कोई इतना बड़ा कुछ खास था नहीं। लोग साउथ में थे, गुजरात में था, उधर आपका गुजरात वाला पार्ट है, कर्नाटक वाला पार्ट है, जो उत्कल वाला कोस्ट है, वहां सारी चीजें थी, यहाँ कुछ नहीं था। इसी वजह से दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बन गया। तालिका 1 पर नजर डालिए। पहले पहल तोमर राजपूत के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी? 12वीं शताब्दी के मध्य में तोमर को अजमेर के चौहान, जिन्हें हम आपका चौहान नाम से जाना जाता है, पर परास्त किया। ध्यान दीजिए कि तोमरों ने राजपूत काल में दिल्ली के राजधानी बनी। सब राजपूत राजा वंश थे, अनंगपाल सिंह तोमर, उन्होंने सबसे पहले दिल्ली को बसाया था। किसने? अनंगपाल सिंह तोमर। और ये आपका गुर्जर प्रतिहार वंश के थे और इन्होंने इस साम्राज्य की स्थापना की। राजधानी बनी 12वीं शताब्दी के मध्य में। तोमर को अजमेर के चौहान यानी कि चौहान के नाम से भी जाना जाता है, को परास्त किया। और आपका तोमर चौहान राज्यकाल में ही दिल्ली की वाणिज्य के एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। कह रहे तोमरों और चौहानों के समय में ही दिल्ली क्या बन गया था? एक आपका कमर्शियल पॉइंट बन गया था, जहां पर व्यापार, वाणिज्य इत्यादि सारी चीजें होती थी। इस शहर में बहुत सारे शक्तिशाली जैन व्यापारी रहते थे। कौन रह रहे थे? जैन व्यापारी, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। दिल्ली वाला कहे जाने वाले सिक्के ढलवाए और काफी सिक्के भी आपका ये क्या थे, इस समय आपका प्रचलन थे। 13वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना, यानी कि जब 13वीं शताब्दी आपकी आती है, इस समय क्या हुआ? दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण उपमहाद्वीप के बहुत बड़े भाग पर फैल गया था। फिर नजर लगाइए, 5 वंशों की पहचान कीजिए, मिलकर दिल्ली आपका सुल्तान बन गई। ठीक, जिसके इलाके में हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहां इन सुल्तान के अनेक नगर बसाए गए। मानचित्र 1 को देखिए, दिल्ली एक गुना, सीरी और जहांपनाह को पहचान। फिरोज शाह द्वारा बसाया गया फिरोजा कोटला। ठीक है, ये रहा आपका जहांपनाह, ये रहा सीरी, ये रहा कुतुब मीनार, ये है फौज सुल्तानी, दहली कुना, और ये है तुगलकाबाद और आदिलबाद। ये सारे आपके दिल्ली में बहुत अलग अलग बसाए गए छोटे छोटे शहर नगर के रूप में थे, जो वर्तमान दिल्ली के अंदर आप सब आपका कैसे हैं, समाहित हो चुके हैं। देख लीजिए,
देख लिया आपने? चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक बार आप दिल्ली के शासकों की कुछ तालिका है इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले दिल्ली में अगर किसी ने राज किया है तो सबसे पहले था राजपूत वंश, आप देख चुके हैं। तो ये 12वीं शताब्दी तक, यानी कि जो आपका 13वीं से शताब्दी से पहले पहले की बात कर रहे हैं। ठीक। अब राजपूतों में तोमर, जिसका हमने नाम लिया था मैं, अनंगपाल सिंह तोमर ने दिल्ली बसाई और इसने 1130 से लेकर 1145 तक दिल्ली पर अपना राज किया। क्लियर है? क्लियर है? तो दिल्ली में कौन थे राजपूत राजा? अनंगपाल सिंह तोमर दिल्ली में शासन कर रहे थे। 13वीं शताब्दी में कौन आ चुके थे? तो आपको पता होना चाहिए कि 13वीं शताब्दी तक आपका यहाँ पर आपका दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो चुकी थी। अब देखिए, अनंगपाल सिंह तोमर के बाद कौन शासक बना? तो ध्यान दीजिए, उसके बाद शासक बना आपका पृथ्वीराज चौहान, यानी कि चौहान वंश आ गया तोमर वंश खत्म होने के बाद। और इन्होंने 1165 से लेकर 1192, यानी कि ये कौन सा है, 92 को आपको याद होगा, आपके तराइन की दो लड़ाइयां हुई हैं। एक लड़ाई हुई है आपका 1191 में, एक हुई है 1192 में। मोहम्मद गोरी को 1191 में हराया था और मोहम्मद गोरी ने 1192 में अगर किसी को हराया है वो है पृथ्वीराज चौहान को। क्लियर है? तो ये आपको देखना होगा। पृथ्वीराज चौहान जब आपका महमूद गोरी के द्वारा हार जाता है और पूरा दिल्ली का साम्राज्य, सारा शासन उसके हाथ में आ जाता है, तो उसके बाद अब क्या होता है, गोरी यहां से अपना वापस अपने मुल्क चला जाता है और अपने गुलाम, अपने स्लेब को क्या करता है, यहाँ पर आपका उसे शासन करने के लिए छोड़ जाता था। और जो वो शासक था जिसको गुलाम को छोड़कर गया था, वो बेसिकली आपका तुर्किस्तान का था, तुर्कमेनिस्तान का था। इसलिए क्या कहते हैं, आपका तुर्की कहते हैं, तुर्कमेनिस्तान, टर्की, ठीक, उस क्षेत्र का था। तो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ उसको छोड़कर चला गया, ठीक। तो गोरी ने शासन नहीं किया, बल्कि जो उसका आपका कौन था, गुलाम था, उसने शासन किया। और उस गुलाम का नाम आप पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, और 1206 से लेके 1210 तक उसने शासन किया। कब किया? 1206 से लेके 1210। तो आप ध्यान रखिए कि पृथ्वीराज चौहान को हटाने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं, बल्कि महमूद गोरी था। और गोरी ने ही आपकी तराइन की द्वितीय लड़ाई 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हराकर आपका दिल्ली पर उसने अपना कब्जा किया था। अब देखिए, अब क्या होता है, ये 4 साल शासन करता है और इसके बाद इसका दामाद शाहमुद्दीन इल्तुतमिश उसकी गद्दी पर बैठता है और 1210 से लेकर 1226 तक वो शासन करता है। उसके बाद पूरे दिल्ली सल्तनत में गद्दी पर बैठने वाली एकमात्र महिला, जिसका नाम था रजिया सुल्ताना, कहते हैं रजिया, ये 1236 से लेकर 1240 के बीच बैठी। ये पहली और अंतिम मुगल सत्ता में महिला थी जो गद्दी पर बैठी थी। और कितने साल शासन करा? 4 साल। और षड्यंत्र के द्वारा इसको गद्दी से हटा दिया गया, इसको मार दिया गया। इसके बाद आया गयासुद्दीन बलबन, ठीक। और गयासुद्दीन बलबन ने क्या किया, 1266 से लेकर 1287 तक शासन किया। और इनमें सबसे साला शक्तिशाली दबंग कोई था, तो उसका नाम था बलबन, ठीक। इनको लिखिए, इनको कॉपी करिए, फिर आगे
चलिए आगे बढ़े। अब देखिए ये हो गया। इनके बाद बलबन की मृत्यु के बाद और शासक आए लेकिन वो चले नहीं, मुख्य शासक। और इसके बाद नया वंश दिल्ली की गद्दी पर बैठा जिसका नाम था खिलजी वंश। और ये बेसिकली 1290 से लेकर और आपका 1320 के बीच रहा। दो शासकों के नाम बड़े अच्छे से लिए जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, नया निर्माण करवाया था इसने इसने और जलाउद्दीन खिलजी। ठीक, तो ये 1290 से लेकर 96 तक रहा और 96 से लेकर ये 16 साल यानी कि 20 साल तक ये इन्होंने शासन किया। ठीक, तो ये थोड़ा सा आपको पता देख लिया खिलजी। और इसके बाद फिर कौन आया, कौन बनेगा, तुगलक वंश। चलिए अब इनके बाद आएगा तुगलक वंश। 1320 से लेकर 1414। पहला बना गयासुद्दीन तुगलक 1320 से लेकर 24 तक। मोहम्मद तुगलक 1324 से लेकर 1351 तक। फिर बना फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेकर 1388 तक। ठीक, काफी लंबे समय शासन किया है आपका मोहम्मद तुगलक ने और आपका फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह का कार्यकाल सबसे लंबा। मोहम्मद, देख लिया। और इसके बाद है सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक। इसमें खिजर कहाँ के नाम का शासन जिक्र आता है। इसने शासन किया 1421 तक। मतलब शासन हुए, लेकिन ये महत्वपूर्ण इसके टाइम में क्या रहे हैं, ये महत्वपूर्ण वो लोग हैं जिन्होंने दिल्ली पर आपका शासन किया, उनका जिक्र कर रहे हैं। और अंतिम है आपका लोधी वंश, जिसको हम बहलोल लोधी कहते हैं, शासक रहे 1551-26 तक। और इसी के समय में 1526 में क्या होता है आपको पता होना चाहिए, पानीपत की लड़ाई लड़ी जाती। ठीक है, अब इतने राजवंशों को हमने देख लिया। कुछ पूछना है, कुछ डाउट है, कुछ लिखना है, लिख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, फिर आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ जाए। अब कह रहे हैं सुल्तानों के अधीन दिल्ली। अब कह रहे हैं सुल्तानों के अधीन दिल्ली, इतिहास तारीख यानी कि एक वचन, तारीख तावारीख यानी कि बहुवचन, जो मुसलमान शासक काल में प्रशासन की भाषा फारसी थी। इस पूरे काल के अंदर अगर आप भाषा देखोगे जो प्रशासन की चली है वो सारा फारसी भाषा में लिखा है। तवरीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारी जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को आपका प्रशासन संबंधी आपका सलाह भी देते थे। न्याय संगत शासन को महत्व पर उन्होंने बल दिया है। कैसे दिया है, जो न्याय युक्त शासन है उन्होंने उस पर आपका बल दिया है। 13वीं शताब्दी के इतिहासकार फक्र ए
मुरब्बिद ने लिखा है कि राजा का काम सैनिक के बिना नहीं चल सकता, सैनिक बिना वेतन के नहीं चल सकते, जी नहीं सकते। क्लियर है? वो बिना उसके आपका जी नहीं सकते। किसान से एकत्र किए गए राजस्व से मगर किसान भी राजस्व तभी चुकाएंगे जब वो खुशहाल और संपन्न होंगे। ऐसा तभी हो पाएगा जब राजा न्याय और ईमानदारी से प्रशासन को बढ़ावा दे। यानी कि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। राजा के सैनिक जो हैं, राजा काम बिना सैनिक के नहीं चलेगा और बिना सैनिक वेतन के नहीं चलेगा। और वेतन कहां से आता है? जो किसानों का राजस्व भाव से इकट्ठा करते हैं। और राजस्व किसान बाप का तभी चुकाएगा जब वो खुशहाल होगा, प्रसन्न होगा। और ये तभी संभव है जब राजा ईमानदारी से और न्याय के साथ आपका शासन प्रशासन करेगा, तो ही वो सफल हो सकता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाए। ये कुछ और बातें ध्यान रखें कि तावरीक के लेखकों ने नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे। गांव में ही शायद कभी कोई रहते होंगे। यानी कि जितने भी लेखक थे वो कहाँ रहे हैं? नगरों में रहे हैं। गांव में तो कह रहे हैं शायद वो आपका गांव में रहते हो। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए ढेर सारे इनाम रकम पाने की आशा से लिखते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज बनाए रखने की सलाह देते थे। यानी कि आपका बाई बर्थ कुछ राइट्स मिले हैं आपको, और आपका लिंग भेद पर आधारित और एक आदर्श क्या है आपका समाज, एक, और उसे बनाए रखने की आपका सलाह आपको देते हैं। उन्हें विचारों से सारे लोग सहमत नहीं है। यानी कि इसी विचारों से आपके शहरे लोग, आपका जो बहुत सारे लोग हैं, वो सहमत नहीं है। क्यों सहमत नहीं है? सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी और उस युग में इतिहासकार मिनाज ए सिराज ने स्वीकार किया है कि वह अपने सभी भाइयों में अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। यानी कि वो खुद कह रहा है योग्य है, सफल है, लेकिन मिनाज स्वराज ने खुद नहीं, ये उसको एक्सेप्ट नहीं करवा रहे समाज को कि हाँ वो शासक बन सकती है। ये जरूर बताया कि योग्य है, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन उसे स्वतंत्रता रूप में शासक कोशिश करने में प्रसन्न नहीं थे। अब जितने भी आपके दरबारी लोग थे वो कहते थे क्या हम अब औरतों को, आपके महिलाओं को झुककर सलाम करेंगे? क्या हम औरतों की बात सुनेंगे? ऐसी विचारधारा उस समय दरबार में आई और लोगों में गुटबंदी हुई, क्योंकि हम अब महिलाओं की बात को नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे, ऐसा लोगों ने कहना और करना शुरू किया। सन 1240 में उन्हें सिंहासन से हटा दिया गया। 1240 में हटा दिया गया, और आप जानते हैं यहाँ एक शासक आएगा जिसका नाम है बलबन, वो शासक बने। रजिया के बारे में मिनाज सिराज के विचार हैं। मिनाज सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्री और पुरुष के अधीन होना चाहिए। कह रहे स्त्री को किसके अधीन होना चाहिए? पुरुषों के अधीन होना चाहिए। रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता है। किसके विरुद्ध जाता है? कि पुरुष को, जो स्त्री है वो किसके अधीन होनी चाहिए? पुरुष के। ठीक है,
और ये इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता है। इसलिए वह पूछता है कि खुद की रचना के खाते में ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबसूरती से आखिर हासिल क्या हुआ है। ठीक कह रहे, जितनी सुंदर तुमको बनाया है, इतना ब्यौरा केवल उसी में। रजिया ने अपने अभिलेख और सिक्के में अंकित कराया कि सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय कातकीय राजा था। कौन था? कातकीय शासक था। उसकी रानी रुद्रमा देवी के व्यवहार से रजे का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर पुरुष होने का भ्रम पैदा कर दिया। कैसा कर दिया? पुरुष होने का भ्रम पैदा कर दिया। और एक महिला शासक थी कश्मीर की रानी किद्दा। एक उसका नाम दीदी यानी कि बड़ी बहन से निकला था। जाहिर है वह अपनी प्रजा की प्रिय रानी इस प्रकार संबोधन किया था। यानी कोई पहला एग्जाम्पल नहीं था, लेकिन दिल्ली सल्तनत में पहला था। और कातकीय महाराज की क्षेत्र की थी रुद्रमा देवी। ठीक। मिनाज के विचार में अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। क्या वो उनको लगता था कि रजिया के विचार यही है और आपके अनुसार उसे कैसा शासक या कुछ होना चाहिए? आपको अपने विचार देने हैं। क्या रजिया शासक बनने लायक नहीं थी? क्या रजिया में वो सारे गुण नहीं थे जो एक शासक में होने चाहिए? मिनाज ए सिराज जो इतने बड़े लेखक और इतिहासकार था, उसने कैसे महिला और पुरुषों के बीच में अंतर बताया और कहा कि महिलाओं को हमेशा पुरुषों के अधीन होना चाहिए। और जिसके लिए क्या है, रजिया उस सिद्धांत का, उस पारंपरिक जो मूल है उसका क्या करती है? उल्लंघन करती है। इसलिए उसको शासक नहीं रहना चाहिए। गौर करिए, क्या ये वास्तविकता सही है? सही थी उस समय में, क्यों सही थी? गलत है, क्यों सही है? और वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है? तो आपने देखा, विचार बनाया किस प्रकार था। चलिए, तो एक बार इसमें थोड़ा सा आप इसको पूरा पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, कल इससे आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।